का टुकुर टुकुर देख रहे हो? चैनल तो सब्सक्राइब करते नहीं हो तो भैया चैनल पहले सब्सक्राइब करो और उसी के बाद जो है वीडियो देखो। साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबा दो ताकि हमारी वीडियो जो है तुम्हारे पास सबसे पहले आ जाए। नमस्कार। आज मैं आपको क्लास 12th का अकाउंट्स का चैप्टर 9th पेज नंबर 305 पर जो है गैर व्यापारिक संस्थाओं तथा पेशेवर व्यक्तियों के लेखे यानी अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोफेशनल्स पर्सन्स, इन लोगों द्वारा रखे जाने वाले लेखों के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। आप लोग अपनी बुक में पेज नंबर 305 निकाल सकते हैं। क्या होती है गैर व्यापारिक संस्थाएं और क्या होते हैं पेशेवर व्यक्ति, और वो लेखा कैसे रखते हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब तक आपने जो पढ़ा है 11th क्लास में कि एक अकेला व्यक्ति जो होता है जिसे हम एकल व्यापारी कहते हैं वो अपने खाते किस तरह रखता है, तो आपने उसमें पढ़ा था जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती है, फिर उसकी खतौनी कैसे की जाती है। खतौनी के बाद खातों के शेष निकाले जाते हैं, उसके बाद आप तलपट बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, और फिर बाद में आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं जिसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। आप सब ने पढ़ा था कि उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, और P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकाला जाता है। ऐसी संस्थाएं जो ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट बनाती हैं उनका एक ही उद्देश्य है, लाभ कमाना, अधिकाधिक माल का विक्रय करना, क्रय विक्रय करना, लाभ कमाना, यह संस्थाओं का उद्देश्य होता है। ऐसी संस्थाएं किस प्रकार से लेखा करती है यह आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ रखा है। अब 12th क्लास में मैं सबसे पहले यही चैप्टर ले रहा हूँ। ये इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर आपने जो 11th में फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट नाम का चैप्टर पढ़ा था उससे मिलता जुलता है। इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। बस फ़र्क ये है कि वो जो चैप्टर आपने पढ़ा था वो प्रॉफिट कमाने वाले व्यापारी रखते हैं, और ये जो चैप्टर है वो गैर व्यापारिक संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है वो रखते हैं। लेखा करने के सारे नियम वही है, खातों के प्रकार भी वही है, इसलिए आपको इस चैप्टर में जर्नल का ज्ञान, खाते बनाने का ज्ञान नहीं दिया जाएगा, न ही तलपट बनाने का ज्ञान दिया जाएगा। इस चैप्टर में आप केवल पढ़ेंगे ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य व्यापार करना नहीं है यानी गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं, वो किस प्रकार अपने अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स बनाती है। ओके, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में ये भी सीखेंगे कि गैर व्यापारिक संस्थाएं क्या होती है, उनका उद्देश्य क्या होता है, व्यापारिक और गैर व्यापारिक संस्थाओं में अंतर क्या है, उनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें रखी जाती है, बुक्स रखी जाती है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो आप ध्यान से इसे समझें। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। गैर व्यापारिक संस्थाओं तथा पेशेवर व्यक्तियों के लेखे। गैर व्यापारिक संस्थाओं से क्या मतलब है? ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि सेवाएं प्रदान करना होता है, जिनकी स्थापना ही लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए की जाती है, उन्हें हम गैर व्यापारिक संस्थाएं कहते हैं। आप देख सकते हैं क्लब, हॉस्पिटल, पुस्तकालय, यूनियन, अनाथालय, वृद्धाश्रम, ऐसी अनेक संस्थाएं, विद्यालय भी हो सकता है, कॉलेजेस भी हो सकते हैं, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, या लाभ कमाना उद्देश्य उनका बिल्कुल गौण उद्देश्य होता है। मुख्य उद्देश्य उनका केवल और केवल सेवाएं प्रदान करना होता है। ये समाज में अपनी सेवाएं प्रदान करती है, उन सेवाओं में ही धन को व्यय करती है और धन को इकट्ठा यानी कलेक्शन भी वो इन सेवाओं के लिए ही करती है। ये सारी संस्थाएं कहलाती है गैर व्यापारिक संस्थाएं। इन संस्थाओं के द्वारा सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से धन को एकत्रित किया जाता है और खर्च भी किया जाता है। इसीलिए लेखांकन करना इनका कार्य तो होता ही है, इनको भी लेखे तो रखने ही पड़ते हैं, सारा हिसाब किताब रखना ही पड़ता है, लेकिन इनका लेखा कुछ अलग तरह का होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, गैर व्यापारिक संस्थाएं। ये जो मैंने आपको बताया ये आप पढ़ पाएंगे फर्स्ट पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में बताया है कि पेशेवर व्यक्ति क्या है, कुछ विशेष प्रकार की ज्ञान
की योग्यता रखने वाले व्यक्ति, यानी ज्ञान की किसी विशेष शाखा के अंतर्गत कुछ लोग योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, उसी योग्यता के आधार पर वो धन का अर्जन करते हैं, वो सभी व्यक्ति क्या कहलाते हैं? पेशेवर व्यक्ति। जैसे डॉक्टर है, उसने ज्ञान की एक विशेष शाखा यानी मेडिकल साइंस के अंदर ज्ञान अर्जन किया है और योग्यता प्राप्त की है, और उसी के द्वारा वो धन का अर्जन करते हैं। ये व्यक्ति वो होते हैं जो माल का खरीदना बेचना ये काम नहीं करते हैं, बल्कि अपनी विशेष योग्यता के आधार पर ही धन का अर्जन करते हैं। ऐसे व्यक्ति पेशेवर व्यक्ति कहलाते हैं। जैसे डॉक्टर हो सकता है, अधिवक्ता यानी वकील हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिसको हिंदी में कह सकते हैं संधि लेखाकार, ये लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा भी अपनी पुस्तकें अलग तरह से रखी जाती है, जिन्हें हम कहते हैं पेशेवर व्यक्तियों के लेखे। ये मैंने आपको बताया पैराग्राफ नंबर 2 में। इसके बाद ये गैर व्यापारिक संस्थाएं और पेशेवर व्यक्तियों की विशेषता क्या होती है? इनकी विशेषता है पृथक कानूनी अभिव्यक्ति। इनका कानूनी अस्तित्व होता है वो बिल्कुल पृथक होता है। ठीक है, उसके बाद में इनका उद्देश्य क्या होता है? केवल और केवल सेवा प्रदान करना। कौन सी संस्था अधिक सफल हुई है, अगर ये हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इनकी कुशलता की जांच करने के लिए आप इनके रिजल्ट्स देख सकते हैं। इन्होंने कितने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है, सेवा के लक्ष्यों को प्राप्त किया है, कितने कल्याणकारी कार्य किए हैं, उसके आधार पर इनकी योग्यता की जांच की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद में है कोष स्रोत, यानी कि इन संस्थाओं को धन कहाँ से प्राप्त होता है, कोष की व्यवस्था कहाँ से होती है? तो ये संस्थाओं को धन की प्राप्ति होती है चंदे से। ठीक है ना, प्राय सामान्य जनता से वो चंदा प्राप्त करते हैं। सरकार से भी इन्हें कोई विशेष डोनेशन प्राप्त होता है, तो सरकार से कोई अनुदान प्राप्त होता है, तो वहाँ से ये अपना कोष तैयार करते हैं। ठीक है, अच्छा, इस कोष का उपयोग क्या करते हैं? इन कोषों का उपयोग वो केवल और केवल सेवाएं प्रदान करने में करते हैं, और अगर इनको कुछ कहीं बेनिफिट हो जाता है तो वापस जो कोष तैयार होते हैं तो उसका यूज़ भी वो वापस सेवाएं प्रदान करने में ही करते हैं। ठीक है ना, ये संस्थाएं अपनी कोषों को वापस कल्याणकारी कार्यों में यूज़ करते हैं, अपने सदस्यों में बांटते नहीं हैं। मान लीजिए चंदा इकट्ठा किया भवन निर्माण के लिए, भवन का निर्माण हो गया, कुछ पैसा बच गया, तो सदस्यों में नहीं बटेगा, उनके पास कोष के रूप में पड़ा रहेगा। और ये अपना मैनेजमेंट कैसे करते हैं? तो इनके जो चुने हुए व्यक्ति सदस्य होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, ये सब व्यक्ति जो होते हैं, इनकी कार्यकारिणी होती है, उसके द्वारा ये सारा कार्य प्रबंध का करते हैं। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आगे, इन संस्थाओं को आखिर लेखा रखने की क्या आवश्यकता है? जब इनका उद्देश्य कहीं से भी धन कमाना नहीं है, आय अर्जन करना नहीं है, तो आखिर इनको लेखा रखने की क्या आवश्यकता है? तो इस बारे में पढ़ लेते हैं, चर्चा करते हैं। ये जो संस्थाएं होती है लाभ कमाने के उद्देश्य से तो स्थापित नहीं होती है, लेकिन फिर भी इनको हिसाब किताब रखना ही होता है। हिसाब किताब रखने के लिए ये सारा लेखांकन का कार्य करती है। ये जितना भी कोष अर्जित करती है उन्हीं में से कुछ व्यय करती है। कितना उन्होंने व्यय किया है अपने सदस्यों को उनको बताना जरूरी होता है। इसके लिए भी इनको लेखांकन करने की आवश्यकता होती है। दूसरा, प्रतिदिन वो लेखा रखते हैं, तो इससे उन्हें ये पता रहता है कि अभी उनके पास कितना कैश अवेलेबल है, भविष्य की उनकी क्या प्लानिंग हो सकती है, उन्हें और कहाँ से धन का अर्जन करना है, धन को एकत्रित करना है, व्यवस्था करनी है, आदि सब वो प्लानिंग कर सकते हैं इस तरह। ठीक है ना, तो इस तरह उद्देश्य की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता जो होती है उसकी व्यवस्था कैसे की जाए उसकी प्लानिंग करने के लिए वो लेखांकन कार्य करते हैं, ताकि उन्हें ध्यान रहे कितना धन अभी तक अवेलेबल है, कितने धन की और आवश्यकता आगे पड़ेगी। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि ये संस्थाएं संपत्तियों, दायित्वों आदि की जानकारी भी हासिल करना चाहती है। ये सभी जानकारी तभी हासिल होगी जब वो लेखांकन करेंगे। ठीक है, संपत्ति और दायित्व की जानकारी होगी तो दोनों का जो अंतर होगा वो उनकी पूंजी होगी।
बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि व्यापारिक संस्थाओं में इसे पूंजी कहा जाता है, लेकिन ये जो गैर व्यापारिक संस्था है वो उसे पूंजी नहीं कहती है बल्कि पूंजी कोष कहती है। ठीक है, अब आप इस पेज का अध्ययन कर लीजिए। ठीक है, आइए आप पेज नंबर 306 पे सबसे ऊपर दिया हुआ है व्यापारिक संस्थाओं व गैर व्यापारिक संस्थाओं में अंतर। व्यापारिक संस्थाएं क्या हो सकती है? जिनका उद्देश्य लाभ कमाना और व्यापार करना है, जो आप लास्ट से पढ़ चुके हो। और गैर व्यापारिक संस्थाएं क्या होती है? जो मैंने आपको हाल ही में अभी बताया है। अब दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, तो आप सब समझते हैं। पहला अंतर तो आप खुद ही कह देंगे, व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य क्या होता है? व्यापार करना और लाभ कमाना। जबकि गैर व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य क्या होता है? केवल और केवल सेवाएं प्रदान करना, कल्याणकारी कार्य करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा व्यापारिक संस्थाओं और गैर व्यापारिक संस्थाओं में पहला अंतर। ठीक है, तो आप ये पहला अंतर कर सकते हैं। फिर दूसरा अंतर क्या है इसके अंदर? स्वामित्व। व्यापारिक संस्थाओं का स्वामित्व किसके हाथ में होता है? जो व्यक्ति व्यापार में पूंजी लगाता है वही उसका स्वामी होता है। गैर व्यापारिक संस्थाओं में स्वामी कौन होते हैं? जो व्यक्ति पूंजी कोष के लिए धन का एकत्रीकरण करते हैं वो इनके स्वामी होते हैं, इन्हें सब्सक्राइबर कहते हैं। थर्ड पॉइंट है आर्थिक स्थिति। अगर व्यापारिक संस्थाएं देखना चाहती है कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, व्यापार की स्थिति क्या है, तो वो बनाती है व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा। जबकि गैर व्यापारिक संस्थाएं व्यापार खाता नहीं बनाती, क्योंकि व्यापार करती नहीं है, तो उसकी जगह वो क्या बनाती है? आय व्यय खाता बनाती है और चिट्ठा बनाती है। ठीक है, और कैश बुक का एक सारांश भी तैयार करती है जिसे कहते हैं प्राप्ति भुगतान खाता। तो इस तरह ये थर्ड पॉइंट भी हुआ। फिर प्रतिफल। व्यापारिक संस्थाओं को प्रतिफल के रूप में क्या मिलता है? लाभ या हानि। जबकि गैर व्यापारिक संस्थाओं को जो लाभ हानि होती है वो वास्तव में लाभ हानि नहीं कहते हैं, उसे हम कहते हैं बचत और न्यूनता। ठीक है ना, आधिक्य और न्यूनता भी कह सकते हैं। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं सरप्लस और डेफिसिट। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है आधिक्य कोष। आधिक्य कोष जो व्यापारिक संस्था होती है उनका जो प्रॉफिट होता है वो कहाँ जाता है? आप सब ने लास्ट ईयर किया है, नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है? कैपिटल में ऐड हो जाता है। यानी कि नेट प्रॉफिट जो है वो स्वामियों की पूंजी में जुड़ जाता है। आय पर व्यय का आधिक्य। आय का व्यय पर आधिक्य जो होता है यानी नेट प्रॉफिट जो होता है वो सदस्यों की पूंजी में ऐड हो जाता है। जबकि गैर व्यापारिक संस्थाओं में सदस्यों में ऐड नहीं होता है, सदस्यों में नहीं बढ़ता है, बल्कि ये भविष्य में और जो कल्याणकारी कार्य किए जाएंगे उसके लिए रख लिया जाता है, उसी के अंदर उसका यूज़ होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है सिक्स्थ पॉइंट, कोष की प्राप्ति। व्यापारिक संस्थाओं को कोष की प्राप्ति स्वामी जो पूंजी लगाता है उससे होती है, जबकि गैर व्यापारिक संस्थाओं को कोष की प्राप्ति समाज से होती है। समाज के जो व्यक्ति चंदा देते हैं, शुल्क देते हैं। अगर विद्यालय है तो विद्यालय को कोष की प्राप्ति विद्यार्थियों के शुल्क से होती है। अगर कोई लाइब्रेरी है तो उसके मेंबर देते हैं। धार्मिक संस्थाएं हैं तो उन्हें दान मिलता है, तो इस तरह उनको कोष की प्राप्ति होती है। कुछ लोग डोनेशन भी देते हैं, इस तरह उनको कोष की प्राप्ति होती है। मैंने आपको ये जो टिक मार्क किए हैं, ये 4 पॉइंट टिक मार्क जो किए वो आपको अपनी कॉपी में लिख लेने चाहिए, नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे इससे। आगे जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें रखी जाती है। तो गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा मुख्य रूप से 4 पुस्तकें रखी जाती हैं। आप अपने विद्यालय को ही देख लीजिए, हमारा विद्यालय भी एक गैर व्यापारिक संस्था में आता है। उसके द्वारा जो पुस्तक रखी जाती है उसमें नंबर 1 है रोकड़ बही। ठीक है, रोकड़ बही हिसाब किताब रखने की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है रोकड़ पुस्तक। प्रतिदिन जो भी धन आता है, धनराशि आती है, उसका लेखा इसमें किया जाता है। जो भी धनराशि व्यापार से जाती है, गैर व्यापारिक संस्थाएं
से जो भी धनराशि जाती है, खर्च होती है, उसका लेखा भी इसी पुस्तक में रखा जाता है। रोकड़ पुस्तक नाम का टॉपिक आप 11th में अच्छे से पढ़ चुके हैं। एक पक्ष में आप धन जो आता है उसका लेखा करते हैं और दूसरे पक्ष में धन जो जाता है उसका लेखा करते हैं। यानी एक पक्ष कहलाता है रिसिप्ट और दूसरा कहलाता है पेमेंट साइड। ठीक है, तो ये प्रतिदिन रखी जाती है। प्रतिदिन इसमें रोकड़ संबंधी व्यवहारों का लेखा होता है। ठीक है, बाद में इसी बही की सहायता से प्राप्ति भुगतान खाता तैयार किया जाता है, उसे हम आगे पढ़ेंगे। अगली जो पुस्तक रखी जाती है वो है स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर सभी गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा रखा जाता है। हमारा विद्यालय है, हमारे विद्यालय के अंदर भी स्टॉक रजिस्टर रखा जाता है। विद्यालय के अंदर जो स्टॉक रजिस्टर होता है उसमें विद्यालय में पड़े हुए स्टॉक की जानकारी रखी जाती है। गैर व्यापारिक संस्थाओं में क्या स्टॉक हो सकता है? अगर हम विद्यालय के बारे में सोचें तो विद्यालय का फर्नीचर ही विद्यालय के लिए स्टॉक है। विद्यालय की जो लैब है, साइंस लैब, उसके अंदर जितने केमिकल्स हैं वो और भी कोई उपकरण है, वो सारे के सारे क्या स्टॉक में आते हैं। लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी की सारी बुक्स क्या है, स्टॉक में आती है। कंप्यूटर लैब है तो कंप्यूटर सारा क्या है, स्टॉक में आता है। इस तरह विद्यालय में भी बहुत सारे स्टॉक हो सकते हैं। धार्मिक संस्थाएं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके दिन प्रतिदिन के संचालन में काम आती है, वो उनकी स्टॉक में आती है। जैसे धार्मिक संस्थाएं हैं, अगर कबूतरों को दाना पानी, गायों को चारा आदि डाला जाता है तो वो उनका स्टॉक है। अस्पताल है तो उसमें दवाइयों का स्टॉक हो सकता है। ठीक है ना, दवाइयाँ भी अनेक प्रकार की होती हैं, इंजेक्शन हो सकते हैं, उनका स्टॉक हो सकता है। विभिन्न प्रकार के टेस्टिंग लैब के इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, एसेसरीज हो सकती है, ये सब स्टॉक है। तो इन सभी का लेखा जोखा रखना होता है, इसके लिए वो स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करते हैं। ठीक है ना, इसके बाद में इनके द्वारा एक और रजिस्टर रखा जाता है जिसे कहते हैं सदस्यता रजिस्टर। सदस्यता रजिस्टर रखा जाता है, उसके अंदर सभी सदस्यों की जानकारी रखी जाती है। विद्यालय को ही ले लीजिए, विद्यालय में आपका नाम लिखा हुआ है, यानी आपका रजिस्टर रखा हुआ है। हर क्लास के अंदर विद्यार्थियों का अलग रजिस्टर है, उसमें विद्यार्थियों का नाम, उनके पेरेंट्स का नाम, उनका एड्रेस, उनका प्रवेशांक, वो किस विद्यालय से आए हैं, तो उनका एक अलग से रजिस्टर है जिसे कहते हैं छात्र रजिस्टर। अध्यापकों का भी रजिस्टर रखा जाता है। अध्यापक प्रतिदिन आकर के उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। उसके अलावा और भी रजिस्टर होते हैं, उनका वेतन रजिस्टर होता है। इस तरह सदस्यों के, काम करने वाले कर्मचारियों के सभी के रजिस्टर, सभी की डिटेल इन रजिस्टर में रखी जाती है। इन्हें कहते हैं सदस्यता रजिस्टर। ठीक है, सदस्य कुछ फीस देकर के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल उनके सदस्यता रजिस्टर में रखी जाती है। अगर कोई सदस्य संस्था छोड़ के जाता है तो उसका नाम सदस्यता रजिस्टर से हटा दिया जाता है। ठीक है, सदस्य की पूरी डिटेल सदस्यता रजिस्टर में होती है। इसके अलावा एक और रजिस्टर ये रखते हैं जिसे कहते हैं सूचना रजिस्टर। प्रतिदिन के कार्य से संबंधित सूचनाओं का लेखा इसके अंतर्गत होता है। आपको विद्यालय से छुट्टी की सूचना मिलती है तो उसका जो रजिस्टर होता है वो सूचना का रजिस्टर ही होता है। ठीक है, इस रजिस्टर में कुछ याद रखने योग्य बातें भी लिखी जा सकती है। कल किए जाने वाले कार्य वो लिखे जा सकते हैं, किसी की कोई शिकायत है वो लिखी जा सकती है। तो ये एक अतिरिक्त पुस्तक हो सकती है। इस प्रकार गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा ये अलग अलग प्रकार की पुस्तकें रखी जा सकती है। आइए, हमारा अगला टॉपिक आता है गैर व्यापारिक संस्थाओं के वित्तीय विवरण। इन संस्थाओं के द्वारा वे सारे लेखे किए जाते हैं जो लेन देनों से संबंधित होते हैं और जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है। यही चीज़ आपने लास्ट से 11th में पढ़ रखी है। यानी आप आर्थिक क्रियाओं का जो भी लेखा जोखा करते हैं जिन्हें मुद्रा में माप सकते हैं, उन सभी को आप अपनी लेखांकन पुस्तकों में लिखेंगे। लेकिन फिर भी व्यापारिक संस्थाओं की तुलना में
गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों में कुछ न कुछ भिन्नता होती है। मुख्य रूप से हम पढ़ चुके हैं कि ये संस्था रोकड़ बही रखती है। मुख्य रूप से ये संस्थाएं 3 प्रकार के वित्तीय विवरण तैयार करती है। वो कौन कौन से हैं वित्तीय विवरण? इनके द्वारा 3 प्रकार के वित्तीय विवरण रखे जाते हैं। एक तो है प्राप्ति भुगतान खाता। प्राप्ति भुगतान खाता और इंग्लिश में हम कहेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा होता है आय व्यय खाता, इंग्लिश में कहेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तीसरा है चिट्ठा स्थिति विवरण, जिसे बैलेंस शीट के नाम से आप अच्छी तरह से जानते हैं। नंबर 1 है प्राप्ति भुगतान खाता। प्राप्ति भुगतान खाता वर्ष के अंत में बनाया जाता है और रोकड़ बही की सहायता से बनाया जाता है। रोकड़ बही में वर्ष भर में रोकड़ संबंधी होने वाले लेन देनों का लेखा प्रतिदिन किया जाता है। इस तरह रोकड़ बही का आकार बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि प्रतिदिन होने वाले लेन देनों का लेखा इसमें किया जाता है। रोकड़ बही के अंदर आप एक ही मद का लेखा अनेकों बार करते हैं। जैसे आप किसी कर्मचारी को वेतन दे रहे हैं तो वर्ष भर में 12 बार उससे वेतन देंगे, तो 12 बार ही आप रोकड़ बही में प्रविष्टि करेंगे। इस तरह अनेक मदों का लेखा अनेकों बार रोकड़ बही में किया जाता है। गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा इसी रोकड़ बही की सहायता से एक अलग बही बनाई जाती है, जिसे कहते हैं प्राप्ति भुगतान खाता। प्राप्ति भुगतान खाते के अंदर रोकड़ बही के समान ही 2 पक्ष होते हैं। एक तरफ समस्त धन की प्राप्तियों संबंधी लेखांकन किया जाता है और दूसरी तरफ धन के भुगतान संबंधी लेखा किया जाता है। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि फिर रोकड़ बही और इसमें फ़र्क क्या है, अंतर क्या है? अंतर यह है कि गैर व्यापारिक संस्थाएं ही प्राप्ति भुगतान खाता तैयार करती है और ये रोकड़ बही की सहायता से तैयार किया जाता है। लेकिन रोकड़ बही में प्रत्येक लेन देन का लेखा पूरे वर्ष भर तिथिवार तरीके से किया जाता है, जबकि प्राप्ति भुगतान खाते में सारा का सारा लेखांकन सारांश रूप में एक बार ही कर लिया जाता है, वो भी वर्ष के अंत में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्राप्ति भुगतान खाते के अंदर अगर आप वेतन की प्रविष्टि करना चाहते हो तो एक बार में कर दी जाएगी। रोकड़ बही में आपने वेतन की प्रविष्टि वर्ष में 12 बार की है, तो प्राप्ति भुगतान खाते में वो पूरा 12 बार की प्रविष्टियों को जोड़कर एक बार ही लिख दिया जाएगा बाय सैलरी। इस तरह प्राप्ति भुगतान खाते में रोकड़ खाते या रोकड़ बही से संबंधित सारी प्रविष्टियों को केवल सारांश रूप में तैयार किया जाता है। प्राप्ति भुगतान खाते में शुरुआत में टू बैलेंस बीडी के नाम से प्रारंभिक शेष लिखा जाता है और अंत में बाय बैलेंस सीडी के नाम से अंतिम शेष रोकड़ का लिखा जाता है। इस प्रकार प्राप्ति भुगतान खाता बंद कर दिया जाता है। तो मैंने आपको बताया प्राप्ति भुगतान खाता क्या होता है। आज हम आपको केवल इतना ही बताते हैं। आपको जो आज पढ़ा है उसके बारे में अध्ययन पूरा कर लीजिए।